अगर हम बात करें कि आपका भी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था एमपीडीपीओ 2016 का, तो उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन है कि इतना पूरा एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, क्या ये होल ऑफ इंडिया पर करता है कि नहीं करता है। देन आर्टिकुलेटेड व्हीकल, जो आपका सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से 2-3 डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि क्या सेमी टेलर्स में अटैच है, नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है, वो किस चैप्टर के अंदर करती है। देन एक और क्वेश्चन ये था कि कंडक्टर लाइसेंस जो है किस चैप्टर में दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करता है डीलर के रिलेटेड, कि डीलर में क्या कौन कौन व्यक्ति इंक्लूड होते हैं, जो हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा है, बड़ा ही सिंपल था। देन उसके बाद हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल जो है, तो वो 12,000 वाला आपको याद आ रहा होगा, हमने पार्ट 1 में बात की थी। इसी तरीके से जो है आपको, अब जैसे इस बार उन्होंने अगर हैवी पैसेंजर पूछा है, तो हो सकता है लाइट या मीडियम वाला पूछ लें इस बार, तो 7,500 आपको याद आ रहा होगा। देन अगर हम बात करें तो इन्होंने पूछा है कि जो एज क्या होती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की, एज क्या होती है। तो ये भी हमने सेक्शन 4 में वहां पर एज देखी थी, 18, 16, 20 और क्या क्या, हमने सेक्शन 18 एक एक्सेप्शन भी देखा था, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और आज हम पढ़ने वाले भी उस बारे में। और अगर और आगे बात करें तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कहाँ किस सेक्शन में पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस देने से, तो आज हम देख लेंगे वो। देन और आगे बात करें तो मोटर व्हीकल जो है वो क्या किसके कंट्रोल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि आप इवन आपने नहीं भी पढ़ा हो ना, तो आप कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आप उनको देखकर अपने हिसाब से आपका दिमाग यूज करते हुए आप उसको सही कर जाओगे। ट्रैफिक सिग्नल को चेंज वेंज करने की पावर किसके पास है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए थे जो कि बड़े ही सिंपल थे। ड्राइवर की ड्यूटी क्या है, अगर कोई व्यक्ति ड्रंकन ड्राइव कर रहा है तो क्या होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा कुछ भी बीच में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 9 हमने कवर कर लिया था पार्ट 1 में, आज हमें सेक्शन 10 से पढ़ना है। ओके, सेक्शन 10 बात करता है फॉर्म्स एंड कंटेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बिल्कुल स्किप कर दें। ओके, सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको रीड करना है तो आप कर लें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। 11, 12 ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। 12 में सिर्फ ये है, 12 की अगर मैं बात करूँ तो लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल, जो आप देखते हो जो गाड़ी सिखाते हैं, जो गाड़ी चलाना सिखाते हैं, आपको दे देते हैं व्हील और वो बाजू में बैठे रहते हैं, उनके पास भी कंट्रोल होते हैं, तो वो स्कूल होते हैं जो आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, उनके रिलेशन में यहाँ पर बात की गई है। तो इसका एक सबसेक्शन 4 जो है वो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, मैं वो आपको बता देता हूं। बाकी आप इनको रीड कर लेना, बड़ी ही बेसिक सी चीज है, ज्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। ये एक्चुअली बात कर रहा है कि अगर मान के चलो जब ये एक्ट नहीं था उसके पहले भी तो कुछ लोग गाड़ी चलाना सिखा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर उसके पहले भी कोई स्कूल एस्टेब्लिशमेंट है तो क्या होगा। अब इस एक्ट के आने के बाद तो क्या इस एक्ट में रजिस्टर होना होगा, नहीं होना होगा, या यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है इनको, तो क्या यहाँ पर लाइसेंस वापस लेना पड़ेगा। तो देखिए सबसेक्शन 4 क्या बात करता है कि कोई भी स्कूल या एस्टेब्लिशमेंट जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो सिखा रहे हैं इस तरीके से, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के पहले, भले ही से आपके पास लाइसेंस हो चाहे ना हो, जो भी स्कूल है जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, इस एक्ट के आने के पहले आपके पास लाइसेंस हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने समय के लिए गाड़ी और सिखा दोगे लोगों को, कितने समय के लिए आपका स्कूल आप रन कर सकते हो, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। मतलब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लाइसेंस की लगानी होगी इस एक्ट में। सबसे पहली चीज क्लियर आप ये कर लो, 1 महीना जो है आपका यहाँ पर एमसीक्यू है कि अगर जो एक्ट आया और आप पहले से सिखा रहे हो, कितने समय और कर सकते हो, 1 महीना और मान के चलो इसी 1 महीने के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी लाइसेंस लेने के लिए कि भाई हमारा ये स्कूल है, एस्टेब्लिशमेंट है, हम सिखाते हैं, हमें लाइसेंस दे दीजिए इस एक्ट के अंदर, आपने एप्लीकेशन लगा दी, अब क्या होगा। तो जब तक वो एप्लीकेशन डिस्पोजल नहीं हो जाती, डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, मतलब फाइनल डिसीजन नहीं दे देते, तब तक आप अपना स्कूल जो है ये गाड़ी सिखाने का आप रन कर सकते हो। बहुत ही बेसिक चीज जो है वो ये है बस। तो यही चीज आपको 1 महीने वाली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस यहां पर इतना ही पढ़ना है और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सेक्शन 13 नॉट इंपॉर्टेंट, बात करता है कि आप जो यहाँ पर लाइसेंस लोगे मोटर व्हीकल को ड्राइव करने का, तो ये आपको ही मालूम है कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी चले जाओ, आपने अगर एमपी में लाइसेंस बनवाया है, आप यूपी चले जाओ, आप मुंबई चले जाओ, आप कहीं पर कोई कर्नाटका चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ आप, वो वैलिड लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा स्टेट बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो एमपी का यूपी का कहाँ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा।
तो वही बारे में बात करता है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बना तो सेक्शन पूछ सकते हैं आपसे, वरना थ्रू आउट इंडिया तो ये बनी जाना है, राइट। चलिए सेक्शन 14 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, करेंसी ऑफ लाइसेंसेस के बारे में बात करता है। करेंसी ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल, बात कर रहा है कि अगर लर्नर लाइसेंस इशूड अंडर दिस एक्ट शाल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन, वो कब तक इफेक्टिव रहेगा। अगर कोई लर्नर लाइसेंस आपने बनवाया तो इसका कितने टर्म पीरियड तक ये इफेक्टिव और वैलिड माना जाएगा, तो 6 महीने के लिए। ये आपके एमसीक्यूज हैं, इनको ध्यान रखना है। सबसेक्शन 2, अभी लर्नर लाइसेंस, उसके बाद हमने देखा ड्राइविंग लाइसेंस इशू होता है, तो उसके इशू और रिन्यूअल के बारे में यहां पर बात की गई है। इन द केस ऑफ अ लाइसेंस, किस चीज के लिए ड्राइव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, वो कब तक इफेक्ट में रहेगा, 5 साल। अगेन एमसीक्यू। प्रोविजो बात करता है, अभी हमने देखा ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बट ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसमें आप गुड्स डेंजरस या हजार्डस नेचर के गुड्स ले जा रहे हो, तो उसके लिए अगर आपने लाइसेंस लिया है तो वो मात्र 3 साल के लिए इफेक्टिव रहेगा। फिर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा, और रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ कंडीशंस बोले कि ये फॉलो या कंप्लाई करनी होंगी अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके उसके बाद बी बात करता है, इन केस ऑफ एनी अदर लाइसेंस। अभी हमने ट्रांसपोर्ट व्हीकल के संबंध में ही देखा है, अब अगर उसके हटके अगर कोई अदर लाइसेंस की बात की जाए तो कितने समय के लिए होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब इफ द पर्सन ऑब्टेनिंग द लाइसेंस ईदर ओरिजिनली और रिन्यूअल, देखो या तो आप ऑप्टेन कर रहे हो या तो ओरिजिनल होगा या रिन्यूअल वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो कब तक के लिए रहेगा, ठीक है, जो भी आपके पास लाइसेंस है ओरिजिनल रिन्यूअल कब तक के लिए रहेगा। तो उन्होंने बोला अगर उसने, आप जो है 30 साल के नहीं हो, आपने 30 साल की एज अटेन नहीं करी है, तो ऑन द डेट ऑफ इश्यू और रिन्यूअल कब तक इफेक्टिव रहेगा, जब तक आप 40 साल के नहीं हो जाते, until the date on which such person attains the age of 40 years। ये सब एमसीक्यू है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन आपका, मैंने पहले ही बता दिया 40, ठीक है। तो अगर आपने 30 साल के आप नहीं हुए हो जब आप इशू करा रहे हो, रिन्यूअल हो रहा है, तो कब तक रहेगा, 40। ऐसे ही इन्होंने एज बना दी है कि आप अगर अटेन कर लिए आपने 30 साल, बट आपने अटेन नहीं करे 50 साल, मतलब आप 30 से 50 की कैटेगरी में आ रहे हो, इसमें आ रहे हो आप, तो आपका जो इश्यू है रिन्यूअल है वो कब तक इफेक्टिव रहेगा, तो इन्होंने बोला 10 साल तक रहेगा। कितने साल तक, 10 साल तक। देन नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, आपने 50 साल के आप हो गए हो, ठीक है, अब आप करा रहे हो तो क्या एज होगी, बट हाँ ना एक और चीज है, 50 के हो गए हो बट आप 55 क्रॉस नहीं किया है, तो 50 टू 55 वाला है, तो कितने समय के लिए इफेक्टिव रहेगा आपका जो लाइसेंस है, तो उन्होंने बोला जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हो। कितने साल के, 60 साल के नहीं हो जाते हो। अब इन्होंने बोला मान के चलो आप 55 के हो गए हो, आप 55 साल आपने अटेन कर ली एज जब आप इश्यू करा रहे हो, रिन्यूअल करा रहे हो, तो फिर कितने समय के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा। अब इसके पीछे का ना पर्पस समझो आप, जैसे जैसे एज बढ़ते जा रही है ये जो है कम करते जा रहे हैं लाइसेंस का पीरियड। क्यों, क्योंकि यार इलनेस होती है, आप एक सर्टेन एज के बाद 50 55 60 के बाद आपके बॉडी जो है उसमें बीमारियां भी आना शुरू हो जाती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी कोई इलनेस तो नहीं है, तो उस कारण से कि आप रोड पे जा रहे हो तो आपके कारण जो सही तरीके से गाड़ी चला रहा है उसको भी तो खतरा है, या जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी तो खतरा है। तो कम समय के लिए कर दिया जा रहा है, और इवन अब ज्यादा एज के बाद तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है कि आप जो है कोई आपको इलनेस या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हम देखते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, तो ये सब चीजों के बारे में आपको खुद भी बताना होता है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस है एक तरीके से। आई होप क्लियर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर पूछा गया तो अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है सेक्शन 14, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 15 की ओर। सेक्शन 15 रिन्यूअल के बारे में बात करता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप उसको रिन्यू कराने के लिए, ज्यादा कुछ खास यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है, देख लेते हैं फटाफट। सेक्शन 15 बात करता है अगर कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर आपको रिन्यू कराना है तो क्या करना होगा, जहां से आपने लाइसेंस लिया उसी को आप वापस से लगाओगे एप्लीकेशन, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपने एप्लीकेशन लिया था पहले, नॉट एप्लीकेशन, लाइसेंस आपने लिया था, तो आप उनको एप्लीकेशन लगाओगे कि भैया एक्सपायर होने वाला है रिन्यू कर दो, या फिर एक्सपायर हो गया है रिन्यू करवा लो, ठीक है। दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो एक्सपायर हो गया, आप सोच रहे कल जाऊंगा कल जाऊंगा कल जाऊंगा करके एक्सपायर हो गया, या फिर एक्सपायर होने वाला है, आपने कहा पहले ही अप्लाई कर दो, समय भी तो लगेगा बन के आने में, दो ही चीजें होंगी, उन्हीं दो चीजों के बारे में यहां पर बात की जा रही है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाया जाएगा कि भैया ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर दो इस एक्ट के अंदर, तो कब से इफेक्ट में आएगा, जब से एक्सपायर हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी।
प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस, अब देखो यहां पर दो केस जो मैंने आपको बताए, पहला या तो आपने 1 साल के अंदर अंदर कर दिया, जब आपका एक्सपायर होने वाला था उससे पहले के 1 साल के अंदर अंदर कर दिया, या फिर जब एक्सपायर हो गया उसके बाद वाले 1 साल के अंदर अंदर किया। देखो इसकी अपन डेफिनेशन जो प्रोविजो है वो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस वेयर द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस इज मेड ईदर 1 ईयर प्रायर, जो एक्सपायरी की डेट है ना उससे 1 साल प्रायर पहले, या फिर विद इन 1 ईयर एक्सपायर होने के बाद, दो चीजों के बारे में बात कर रहा, क्लियर है। तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा विद इफेक्ट जब आप रिन्यूअल कराओगे, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिन्यूअल वो इफेक्ट में आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर कुछ खास ऐसा है नहीं, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आप रिन्यूअल ले रहे हो किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, ठीक है, या फिर इन एनी अदर केस एप्लीकेंट अटेन कर गया है एज 40 साल, देखो कितनी एज अटेन कर ली है, 40 इयर्स का हो गया है। किसी भी अदर केस में, एक केस है आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला, एक केस है कोई भी केस, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला केस, एक उसके अलावा कोई भी केस, बट एप्लीकेंट जो है 40 साल का हो गया है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो जो फंडा था सेक्शन 14 का वो क्यों है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है कि भैया आपको कोई बीमारी कोई इलनेस तो नहीं है, पता चले आप तो है नहीं बताया नहीं देखा हमने, आप गाड़ी चलाते चलाते कार चलाते चलाते बेहोश हो गए या कुछ भी आपको ऐसा कुछ हो गया, तो वहां पे जितने भी आसपास में जो है उन सबको खतरा है ना आपसे, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ओके देन यहाँ पर वो 8 की 3 की बात की गई है, जो हमने वहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला देखा था कि जो डिफेंस में होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे भी अभी, सॉरी नहीं 8 का 3 नहीं है ये, 8 का 3 दूसरी चीज बोलता है, वो एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ आपको वो 18 था, मैं सोचा कि 8 है ये, ठीक है। ओके तो ये हो गया, आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फ्री डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ये सब कुछ काम का नहीं है, यहाँ पर 3 4 इसको आप रीड करना चाहें एक बार रीडिंग लगाएं, उसके बाद पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आप आ जाएं डायरेक्ट प्रोविजो देखें, 5 का प्रोविजो, नहीं 5 का नहीं 4 का सेकंड प्रोविजो देखें। यहां पर एक्चुअली क्या बात हो रही है, अब यहां पर एक्चुअली चलो इसको मत ही देखो, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। लाइसेंस इशू करने की बात है कि आप जो है ना फीस भी अलग लगेगी, फिर जब एक्सपायर हो गया उसके बाद अगर आपने अप्लाई किया तो फीस अलग है, और पहले अप्लाई किया तो फीस अलग लग सकती है, जैसा भी प्रिस्क्राइब होगा, बस इतना ध्यान रखो, पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस है नहीं एज सच। एक इसकी रीडिंग लगा लेना, और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लेना। ओके इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर तो नहीं है। देन रिवोकेशन के बारे में बात करता है आपका सेक्शन 16, रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसीज है कोई डिसेबल है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, इसको रीड कर लेते हैं। एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे एट एनी टाइम रिवोक कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस, और मे रिक्वायर एज अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूइंग टू होल्ड सच ड्राइविंग लाइसेंस कि उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा कि भैया ये गाड़ी चला लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो इस चीज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह। और 8 का 3 जो है वो भी इसी बारे में बात करता था, ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला, कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है आपको देना होगा, तो वही चीज है यहाँ पर भी। ओके तो बस यही सेक्शन इस बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सेक्शन पूछ सकते हैं कि आपको रिवोकेशन जो है ड्राइविंग लाइसेंस डिजीज या डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे किस सेक्शन के अंदर रिवोक किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन अगर बनना हुआ तो सेक्शन पर बन सकता है, अंदर से तो क्या ही बनेगा, बनाया तो बहुत ही सिंपल बनेगा और आपसे इजीली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 17 बात कर रहा है ऑर्डर रिफ्यूजिंग और रिवोकिंग ड्राइविंग लाइसेंसेज एंड अपील, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अपील वगैरह की बात की है, 30 दिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए बात कर रहा है लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर रिफ्यूज कर दे, लर्नर लाइसेंस आपने अप्लाई किया कि हाँ यार चलो गाड़ी सीखेंगे बढ़िया, लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनने आपको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं दे रहे, ठीक है, या फिर और टू इश्यू और रिन्यू, रिन्यू भी नहीं किया, या रिवोक कर दिया कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपका, या रिन्यू कराने गए आप रिन्यू नहीं करा, या रिफ्यूज कर दिया उसमें कोई व्हीकल जो क्लास ऑफ व्हीकल आपने अप्लाई किया होगा वो ऐड करने के लिए, या डिस्क्रिप्शन मोटर व्हीकल का, इट शैल डू बाय एन ऑर्डर, मतलब पहली बात तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको कम्युनिकेट करेंगे एप्लीकेशन को या होल्डर को कि भैया हमने ये रिफ्यूज कर दिया या रिवोक कर दिया है, ऑब्वियसली कुछ रीजंस होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, आपको बताएंगे उस बारे में कि क्यों रिफ्यूजल या रिवोक किया, हो सकता है कोई डिजीज हो गई या कुछ आपको ऐसा हो गया उस कारण से वो आपको नहीं दे रहे हैं लाइसेंस, है ना, कुछ भी हो सकता है, ये पहला है। दूसरा, अब आप हो गए हताश, आप हो गए निराश कि अरे यार बताओ इन्होंने लाइसेंस हमारा अच्छा खासा भी तो गाड़ी चलाते आ रहे तो कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है,
ठीक है माइनर सी कुछ है डिजीज जो भी है, बट डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हो गए हताश निराश, आपने बोला कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपने करी अपील। तो अपील आप 30 दिन में कर सकते हो। जब आपको ऑर्डर मिला इस तरीके का, आप अपील कर दोगे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो जो भी सुपीरियर अथॉरिटी होगी उसको आप यहाँ पर कर दोगे अपील, और फिर वो जो डिसाइड करेंगे वो डिसाइड करेंगे अपील में। ऑब्वियसली आपको ओबीएच वगैरह भी दिया जाएगा। तो ये आपका सबसेक्शन 2 है बेसिकली। ये बात करता है आपका सेक्शन 17। इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, अगर हम देखें 30 दिन अपील करोगे, 30 दिन में अगर आपको ऐसे रिफ्यूज कर दिया, रिवोक कर दिया, रिन्यू नहीं कर रहे हैं लाइसेंस, 30 दिन में अपील की जा सकती। यही एकमात्र आपका यहां से एमसीक्यू निकल कर आता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18। सेक्शन 18 बात करता है ड्राइविंग लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्योंकि हमने काफी इस बारे में ऑलरेडी बात कर ली और मैंने आपको समझा भी दिया था ये वहीं पर जब हम आगे पढ़ रहे थे 18 से रिलेटेड, कि जहां पर एज का लिखा हुआ था कि इतनी एज वाले गाड़ी नहीं चला सकते सेक्शन 4 में, वहीं पर एक ये बात भी लिखी थी कि एक एग्जम्पशन क्या एक्सेप्शन था सेक्शन 18 का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मोटर व्हीकल है तो डिफेंसेस में वो कम उसके लिए भी बना के उसको दे सकते हैं, वो चला सकते हैं। वही यहां पर लिखा हुआ देख लेते हैं। सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस थ्रू आउट इंडिया ऐसे व्यक्ति को जिसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं। किस चीज के लिए? मोटर व्हीकल चलाने के लिए, जो कि प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, किसकी? एक्सक्लूसिव कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का उस प्रॉपर्टी, उस व्हीकल के ऊपर, और यूज की जा रही है गवर्नमेंट पर्पस के लिए, डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए, ना कि कोई कमर्शियल इंटरप्राइज के लिए। तो वो ऐसा करा जा सकता है सेक्शन 18 के थ्रू। बस यही ध्यान रखने वाली बात है, बाकी आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, अगर पढ़ना ही है तो पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू किया जा रहा है, जो भी क्लास और क्लास ऑफ व्हीकल के लिए किया गया है, वो एंटाइटल है, तो वो एंटाइटल होगा उसको चलाने के लिए। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एंटाइटल द होल्डर टू ड्राइव एनी मोटर व्हीकल एक्सेप्ट, जो रेफर की गई है, जो उसमें लिखा होगा मोटर व्हीकल वही चला सकता है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, उस ड्राइविंग पर्टिकुलर उस ड्राइविंग लाइसेंस से। चलिए, तो ये बेसिकली यही बात करता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यही बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे बढ़े तो सेक्शन 19 नॉट इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सेक्शन 19 के बारे में। यहाँ पर पावर है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस को या रिवोक कर सकता है। अब आपको कंडीशन मालूम है क्यों? ठीक है, बेसिकली अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपको कंडीशन मालूम है कि कब वो ऐसा करेगा। तो अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ऑब्वियसली आपको ओबीएच दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, बट वो देने के बाद आपने सेटिस्फाई करने की कोशिश की, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको लगता है क्या? वो ABCDEFGH पॉइंट में लिखा है कि भाई आप हैबिचुअल क्रिमिनल हो, मतलब ढीठ किस्म के, मानते ही नहीं हो, हैबिचुअल ड्रिंक यार्ड हो, पियक्कड़ हो, एकदम पीते जा रहे हो पीते जा रहे हो। ठीक है, आपने पहले भी ऐसे पी पा के बहुत ऑफेंस किए हुए हैं। ठीक है, कभी आपने सिग्नल तोड़ा, कभी कुछ तोड़ा। आप हैबिचुअल एडिक्ट हो, एनडीपीएस ड्रग्स वगैरह ले रहे हो। ठीक है, आपने कोई ऑफेंस किया है जिसमें आपने मोटर व्हीकल यूज की है ना, ऐसा कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब आपको मालूम होगा, कितने बार बता चुका हूं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस। देन प्रीवियस कंडक्ट एज अ ड्राइवर शोन दैट ड्राइविंग इज लाइकली टू बी अटेंडेड टू डेंजर, पहले भी ऐसा कुछ आपने ड्राइविंग वगैरह में कुछ खतरा हो गया था लोगों को, आपने चलते चलते आप एक रेस्टोरेंट के अंदर आपने गाड़ी डाल दी थी। ठीक है, तो इस तरीके के रीजन दिए हुए, इसको आप रीड कर लेना, सिंपल है, बन जाएंगे आपसे। उसके बाद डायरेक्ट आगे आते हैं। और देखो कहीं पर भी यहाँ पर अभी तक ये है, कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है ऐसे ऑर्डर से, अगर आप ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, 30 दिन में अपील होगी। अपील किसको होगी? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। तो बस यही चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली। ऊपर भी हमने वहां पर रिवोकेशन देखा था 30 दिन, यहाँ भी 30 दिन है, तो याद करने ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, तो इजी पड़ जाता है जब डेट्स वगैरह सिमिलर होती हैं हर जगह। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में, आप यहाँ ये रख सकते हो 19 में 1A पर आ जाए 19 के। एक्चुअली इसमें पता नहीं क्यों बट शो नहीं कर रहा है 1A। यही प्रॉब्लम होती है जब एक अमेंडेड पीडीएफ नहीं होती है और यहाँ वहाँ से कंटेंट आप बना रहे होते हो, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। चलिए, आपके पास मैं मान के चल रहा हूँ बेरेक्ट होगा। ठीक है, तो बेरेक्ट का 68 पेज नंबर पर आप 1A पर आएंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो एक्चुअली 1A क्या बात करता है, जहाँ पर लाइसेंस जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया जा रहा है, किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। पुलिस ऑफिसर ने इंपाउंड कर लिया, आपने कोई ऐसा कुछ ऑफेंस किया है, 206 का 4 इस बारे में बात करता है, वहां पर 206 का 4 लिखा होगा, आप देख लेना। तो लाइसेंस मैं रीड कर देता हूं, वेयर लाइसेंस हैज बीन फॉरवर्डेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 206। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो जाती है आफ्टर गिविंग द होल्डर
ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दे दिया, सब दे दिया, ये डिस्क्लोजर होता है, ये मतलब उसको डिस्चार्ज कर दे, या तो डिस्चार्ज कर देगी होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस को, और इट मे फॉर डिटेल रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग मेक एन ऑर्डर, डिस्क्वालीफाई कर सकती है उस पर्सन को कि आप लाइसेंस होल्ड नहीं करोगे। तो यहां पर उन्होंने दो चीजें आगे बताई हैं किन किन चीजों के लिए ऐसा कर सकते हैं। पहला ऑफेंस है तो 3 महीने तक के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफेंस है तो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यहां पर एमसीक्यू बनने के चांसेस है। सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो आपका रिवोकेशन भी किया जा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस का। बेसिकली ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। सबसेक्शन 2 जो है इसका, वो बात करता है कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर सबसेक्शन 1 में कर दिया गया तो होल्डर ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस क्या करेगा, सरेंडर कर देगा। फोर्थ विथ मतलब होता है तुरंत सरेंडर कर देगा अपना ड्राइविंग लाइसेंस। और 1A में हमने देखा वहां डिस्क्वालीफाई कर रहे थे उसको, ठीक है। पहला और दूसरा ऑफेंस, पहले ऑफेंस में 3 महीने के लिए, दूसरे में रिवोकेशन भी हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस का आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली बात है। और आपको अगर ऐसा कुछ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, सबसेक्शन 1 जो हमने अभी देखा कि उनके पास पावर है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं इन रीजन से, ठीक है, या रिवोक करते हैं, तो आपको सरेंडर कर देना है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2B में फिर वही बात है, यहां पर 2B भी नहीं है आई गेस, ओके हाँ नहीं है 2B। 2B में 30 दिन में आपको अपील आप कर सकते हो, और कुछ यहां पर नहीं है खास। चलिए अब आ जाएं आप डायरेक्ट पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। देखिए सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट के पास पावर है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकती है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एन ऑफेंस इन कमीशन ऑफ विच अ मोटर व्हीकल वाज यूज्ड। आप कोई ऑफेंस में पकड़ाए, कन्विक्ट हुए, या फिर जो भी आपने ऑफेंस किया है उसमें आपने मोटर व्हीकल का यूज किया, चेन स्नैचिंग या कुछ भी इस तरीके से। द कोर्ट बाय विच सच पर्सन इज कन्विक्टेड, जिस कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है, वो इन एडिशन टू इम्पोजिंग कोई अदर पनिशमेंट के अलावा भी, मतलब इन एडिशन कि जो कोई और पनिशमेंट भी वो दे सकते हैं, उसके अलावा ये एडिशन में क्या डिक्लेयर कर सकते हैं आपको, जो व्यक्ति कन्विक्ट हुआ है, कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं कर सकते वो पर्टिकुलर क्लास या जो भी इस तरीके से व्हीकल चलाने के लिए, ठीक है। ये ऐसा आदेश कोर्ट दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 183 नो ऑर्डर शैल बी मेड फॉर द फर्स्ट और सेकेंड ऑफेंस। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां एमसीक्यू बन सकते हैं। देखिए क्या बात कर रहा है, 183 का बात करता है आपका एक्सेसिव स्पीड, ठीक है। एक्सेसिव स्पीड में आप जा रहे थे, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना हाईवे पर होता है कि आप इतनी स्पीड मेंटेन करोगे, या कोई ऐसे रोड पे पर्टिकुलरली आप दिल्ली में अगर जाओगे तो आप देखोगे रोड पर लिखा होता है कि इतनी स्पीड में चलना है, आपने एक्सेसिव स्पीड में आप निकाले गाड़ी वहां से, तो ये ऑफेंस हो गया। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 183 जो कि एक्सेसिव स्पीडिंग के बारे में बात करता है, वहां पर ऐसा आदेश पहले और दूसरे ऑफेंस, एक या दो ऑफेंस करे तो ठीक है, छोड़ देंगे, नहीं डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं आपने गाड़ी, हो सकता है किसी काम से आप स्पीड से जा रहे हो, कुछ भी एक दो मौके दे दिए जाते, बट तीसरा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑफेंस में आपको यहां पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए आपको कोई व्हीकल चलाने से। तो ये प्रोविजो आपका बात करता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 जो है, वेयर अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, आप जिस चीज के लिए कन्विक्ट हुए हो वो है क्या, 132 का 81, 134, 185। अब बेसिकली ये क्या है, 132 34 जो है ना, ये ड्यूटी टू ड्राइवर, ड्राइवर की ड्यूटीज वगैरह क्या है, अलग अलग कुछ कुछ वहां पर बताई हुई है, ठीक है। देन 185 जो है आई गेस ये ड्रंक पर्सन के रिलेटेड बात करता है कि अगर आप पी पाके अगर ऐसे चला रहे हो तो उसके संबंध में, ठीक है। तो जो कोर्ट कन्विक्ट कर रहा है ऐसे व्यक्ति को ऑफ एनी सच ऑफेंस, वो ऑर्डर कर देगा डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 जो ऊपर है, कोर्ट जो है डिस्क्वालीफाई कर सकता है उसको। एंड इफ द ऑफेंस जो है वो किसके संबंध में है, 132 एक के सी या 134, तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना वो 1 महीने से कम नहीं होगा। आप चाहो तो उसको साइड में लिख सकते हो कि 132 का एक का क्लॉज सी के अंदर अगर आ रहे हो और 134 इन दो के अंदर अगर आ रहे हो तो कितने समय के लिए, 1 महीने के लिए, नॉट लेस देन 1 मंथ, मतलब 1 महीने से ऊपर के लिए ही आपको डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा पर्टिकुलर गाड़ी चलाने से, आपका लाइसेंस वगैरह डिस्क्वालीफाई कर दें, ठीक है। और अगर बात आई 185 वाले की कि आप पी कर चला रहे थे और आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया, तो कितने समय के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कम से कम 6 महीने।
इनको आप शॉर्ट में लिख लें तो बढ़िया काम हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा। यहीं से एमसीक्यू बन सकते हैं और क्या बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है ओके, सबसेक्शन 3 बात करता है कोर्ट शैल अनलेस फॉर स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग थिंग्स फिट टू ऑर्डर अदरवाइज ऑर्डर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन। अगर उसको ठीक लगता है तो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। तो बोले क्या क्या, who having been convicted of an offense 184 में अगेन कन्विक्ट हो गया ऑफेंस पनिशेबल अंडर दैट सेक्शन, और who is convicted of offense punishable under section 189। 189 ये रेसिंग से रिलेटेड है, ठीक है, रेसिंग वगैरह आप कर रहे थे। who is convicted of an offense punishable under section 192, आप ये विदाउट व्हीकल, आपका व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं था, ठीक है, तो इनके संबंध में अगर आपने ऑफेंस किए हैं तो भी कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्सीड नहीं करेगा। अब देखो इन्होंने जो ऊपर एबीसी करके ये दिए हुए हैं ना, इन केस में कितने समय के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, इसके पहले हम ऊपर देख ही चुके हैं 185, 132 और 134 के केस में कितने समय के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एक में 1 महीने से मिनिमम 1 महीना और दूसरे 185 में 6 महीना कम से कम। और मैं आपको बता चुका हूं 185 डील करता है किस चीज से, ड्रंकन पर्सन, ठीक है। अब आ जाते हैं 184, 184, 189 और 192 के ऊपर। अब ये कितने समय के लिए डिस्क्वालीफाई करा जाएगा इन पर्टिकुलर सेक्शन में। 184 डील करता है ड्राइविंग डेंजरसली, ठीक है, दूसरा 189 बात करता है रेसिंग वगैरह से, और तीसरा विदाउट रजिस्ट्रेशन आप व्हीकल को यूज कर रहे हो। इनके संबंध में अगर हम बात करें, ए के में 5 साल, बी के केस में आएगा 2 साल और 3 के केस में 1 साल। तो आप यहां पर लिख लो 184 में 5 इयर्स, 189 में आपका 2 इयर्स और 192 में 1 ईयर। ये इतने समय के लिए आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है कोर्ट द्वारा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देन सबसेक्शन 4 इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक्चुअली क्या है, आप ऐसे जब 184 वगैरह में आप कन्विक्ट होते हो तो फिर टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस की आप गाड़ी वाड़ी चला सकते हो, देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन आ जाइए आप, सेक्शन 21 देख लेते हैं। चलिए सेक्शन 21 बात करता है सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस। किन केसेस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तो वेयर इन रिलेशन टू अ पर्सन हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल। 184 में आप पहले भी पकड़ा चुके हो ड्राइविंग डेंजरसली, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं अगर आपको ड्राइविंग डेंजरसली, आई होप विजिबल होगा, ड्राइविंग डेंजरसली, और केसेस जो है रजिस्टर्ड होता है वापस। अगर पुलिस ऑफिसर जो है ये एलिगेशन लगाता है कि आप इस तरीके से 184 में डेंजरसली ड्राइव कर रहे थे कि आपके उससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट हुई है एक या एक से ज्यादा लोगों को, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। फ्रॉम द डेट जब केस रजिस्टर्ड हुआ तब से 6 महीने के लिए आपका जो है क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको डिस्चार्ज कर दिया, एक्विट कर दिया, बाद में पता चला कि यार आप तो थी नहीं, कोई और था, ठीक है, बट बहुत ही सिमिलर नंबर था, तो वो ऐसा कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ भी इस तरीके से डिस्चार्ज या एक्विट हो गए, तो क्या होगा, तो जब तक डिस्चार्ज एक्विटल होते हो तब तक के लिए ही वो आपका सस्पेंड रहेगा, वरना जैसे ही आपको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वापस से वो आपका वो हो जाएगा। तो बस ये जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें आ सकती हैं अगर आने को हुआ तो। चलिए, और अगर ऐसा पहले भी कुछ ऐसा हुआ है तो अगर कोर्ट ये जो इम्पाउंड इम्पाउंड करता है पुलिस ऑफिसर, अगर क्या बोलते हैं सस्पेंड वगैरह करता है, तो कोर्ट वगैरह को बता दिया जाएगा। यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बड़ी सिंपल सी हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, इसलिए मैं इतना यहाँ पर आपको जोर नहीं दूंगा, आप इसको रीड कर लें। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 22 इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब सेक्शन। फिर 23 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। चलिए सेक्शन 23 ये देख लेते हैं। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है सेक्शन 23 में, आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो आप वापस कब अप्लाई कर सकते हो, कब आप एलिजिबल होगे उस चीज़ के लिए। कहीं पर जैसे कुछ लिखा है एक पीरियड कितने समय के लिए डिस्क्वालीफाई है, तो यहाँ पर कुछ बात की गई है।
अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दिया गया है 19 या 20 में, तो वो डिबार्ड हो जाएगा उतने समय के लिए, जो भी उसने स्पेसिफाई किया होगा, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो भी, कि आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं रख सकते हो आप, या फिर आप वैलिड नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। अभी आप एंडोर्समेंट भी देखोगे कि उस पर ही आप कैंसिल और वो सब कर देते हो, ठीक है। तो वो सीज टू बी इफेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा, ऑपरेशन ऑफ अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 20 शैल नॉट बी सस्पेंडेड और पोस्टपोन्ड व्हाइल एन अपील इज पेंडिंग। मतलब क्या होता है, जनरली हम केस देखते हैं कि जब अपील का मौका रहता है तो क्या जो ये आदेश सस्पेंडिंग का या पोस्टपोन का है, क्या ये इफेक्ट में रहेगा? तब तक का जो पीरियड है क्या वो इफेक्ट में रहेगा नहीं रहेगा, उसके बारे में बात कर रहा है। तो बोलता है ऑपरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 20 शैल नॉट बी सस्पेंडेड और पोस्टपोन। तो वहां पर जो है वो जो ऑर्डर है, जब तक अपील चल रही है चल रही, तब तक आपका जो है वो उस ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर दिया होगा उन्होंने डिस्क्वालीफाई का ऑर्डर, वो सस्पेंड या पोस्टपोन नहीं रहेगा, वो वैलिड रहेगा। हाँ, अपील में आप डिस्चार्ज हो गए, एक्विट हो गए तो ठीक है, तब वो हट जाएगा। तो while an appeal is pending against such order or against the conviction as a result of which such order is made unless the appeal court direct। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल मुझे बताना था कुछ चीजें इसमें, तो वो एक क्वेश्चन फिर भी अगर इन केस थोड़ा सा टफ बना तो यहां से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3, अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any disqualification order has been made at any time after the expiry of 6 months। तो बात कर रहा है जिसके संबंध में डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दिया गया, तो वो एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर अप्लाई टू द कोर्ट और अदर अथॉरिटी बाय विच द ऑर्डर वाज मेड टू रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दिया है, तो वो 6 महीने के बाद, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जो ये डेट ऑफ ऑर्डर है जब भी हुई उससे 6 महीने बाद, 6 महीने बाद वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है कोर्ट को या जो भी अथॉरिटी है उसको, कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन हटा दो यार। बस ये यहां पर आपका लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट, ओके, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कोर्ट और अदर अथॉरिटी रिफ्यूज कर दे, कैंसिल कर दे या डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस कर दे, तो सेकंड एप्लीकेशन कब लगाई जाएगी? पहले वाले को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो दूसरी एप्लीकेशन फिर तुरंत लगा दोगे? नहीं, इन्होंने बोला सेकंड एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 months। मतलब आप 3 महीने के लिए बंद जाते हो कि आप वापस से अप्लाई नहीं कर सकते कोर्ट को या कोई भी अथॉरिटी को कि डिस्क्वालिफिकेशन हटा दो। फिर आपको अगली जो वो है आपको 3 महीने बाद आना है। तो ये 2 डेट को ध्यान में रखना है यहाँ से, बस ज़्यादा नहीं। एंडोर्समेंट वगैरह नहीं पढ़ेंगे, एंडोर्समेंट आपको पढ़ना है तो आप रीड कर लें, कुछ नहीं है। अगर डिस्क्वालीफाई है तो लाइसेंस के ऊपर ठप्पा लग जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन का कैंसिल कर दिया कैंसिल का, सस्पेंशन सस्पेंशन, वही सब यहाँ पर कुछ प्रोविजन दिए, इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर एक्ट में हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, बट इतना कोई पढ़ने बैठेगा नहीं। 214 ए सेक्शन है आपके इस एक्ट के अंदर, बट हमें बेसिकली इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जिससे पहले हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना तैयारी कर लें हमारी, कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे डिस्कस किए किस तरीके के क्वेश्चन आए, उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। अब आप आ जाओ डायरेक्ट चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 बात करता है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज। अब देखो यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कंडक्टर वंडक्टर से रिलेटेड। आपका जैसे क्वेश्चन जो बना है एक यहाँ से, वो ये बना था कि कंडक्टर को लाइसेंस किस चैप्टर में दिया जा रहा है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है बेसिकली कि चैप्टर 3 के अंदर कंडक्टर को लाइसेंस दिया जा रहा है। चैप्टर 3 किस बारे में बात करता है? तो लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर ऑफ स्टेज कैरेज, जो बसों में कंडक्टर वगैरह होते हैं उनके संबंध में उनको लाइसेंस चैप्टर 3 के अंदर दिया जा रहा है। यही अपने आप में एक क्वेश्चन है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ पर नेसेसिटी है कि भाई कंडक्टर को लाइसेंस वाइसेंस होना। अगर आप रीड करना चाहें, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और 2-3 ही सेक्शन है, ज्यादा है भी नहीं, ठीक है। फिर ड्राइवर भी अगर ऐसा कंडक्टर का वो कर रहा है एज अ रोल उसमें, ठीक है, एक ही ड्राइवर ही है बस में, कंडक्टर नहीं है तो ड्राइवर ही बोल रहा है स्टेशन 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 स्टेशन, ठीक है, इस तरीके से, या जो भी है कि इधर से इंदौर टू भोपाल, इंदौर टू भोपाल, इंदौर टू भोपाल, आपने देखा होगा बस स्टेशन पे चिल्लाते रहते हैं, ठीक है, तो वही ड्राइवर ही काम कर रहा है। तो उन्होंने बोला 1 महीने से ज़्यादा का नहीं है तो फिर उसको कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा कंडक्टर का। तो बड़ी बकवास चीज़ें लिखी हुई है, मैं सही बताऊँ तो। आप पढ़ना चाहें तो आप आराम से पढ़ें, अदरवाइज कुछ ऐसा वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है इसको। एक रीडिंग भी लगाएंगे तो हो जाएगा उतने में काम आपका, क्योंकि और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके अलावा आ सकती हैं, जो कि आपको वो ड्राइविंग डेंजरसली और कोई जो हिट एंड रन केस होता है तो क्या होगा, ये बड़े ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी जानना चाहिए, और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं उनके ऊपर। और हिट एंड रन का तो शायद पहले भी आपका आया हुआ है। अब जाओ चैप्टर 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट पर। सेक्शन 39 इंपॉर्टेंट, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो बहुत ही बेसिक चीज है,
आप गाड़ी चलाते हो, आपको मालूम है बेसिक चीजें क्या होती हैं कि भाई गाड़ी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, गाड़ी रजिस्टर्ड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आरसी होता है नहीं होता, हमने अभी पीछे भी देखा था, बात की थी इस बारे में। तो यहां पर बोल रहे हैं सेक्शन 39 में कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोई भी व्यक्ति मोटर व्हीकल को नहीं चलाएगा अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो। नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल एंड नो ओनर ऑफ अ मोटर व्हीकल शैल कॉज और परमिट द व्हीकल, कि भाई अगर कोई ओनर है और रजिस्टर्ड नहीं है तो उस व्हीकल को चलाने भी नहीं देगा पब्लिक प्लेस पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर के ऊपर। द व्हीकल टू बी ड्राइवन इन एनी पब्लिक प्लेस या कोई भी अदर पब्लिक प्लेस अनलेस, अनटिल एंड अनलेस, जब तक व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है आप चलाने नहीं दोगे पब्लिक प्लेस पे। या तो ओनर या जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है वो भी अगर उसको मालूम है गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नहीं चलाएगा। unless the vehicle is registered in accordance with this chapter and the certificate of registration of the vehicle has not been suspended। अगर वही आपने कोई ऐसा पहले कभी आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, सस्पेंड हो गया, ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया। आपने सोचा एक दिन सब्जी लेने जाना है, कोई गाड़ी थी नहीं घर में, आपने कहा यार यही खड़ी है इसको ले जाता हूँ, तो क्या होगा? बट वो जो वो है वो तो सस्पेंड है या कैंसिल है आपका, तो क्या आप जा सकते हो? नहीं। बट आप गए, आपने किसी को दे दिया, तो वो फिर एक ऑफेंस हो सकता है। तो हैज बीन सस्पेंडेड और कैंसल्ड एंड द व्हीकल कैरीज द रजिस्ट्रेशन मार्क डिस्प्लेड। तो मतलब अगर ऐसा नहीं है तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंड नहीं है आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, कैंसिल नहीं है आपका, बढ़िया रजिस्टर्ड है तो चलाओ, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन प्रोविजो, provided that nothing in this section shall apply to a motor vehicle in possession of a dealer। किसी डीलर का हमने देखा था, डीलर पर क्वेश्चन भी आपका पिछली बार आया हुआ है, डीलर में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं हमने देखा था, वो चेसिस की जो बॉडी वॉडी बना रहा है, बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो सब डीलर है। तो अगर कोई पोजेशन में है ऐसे कोई मोटर व्हीकल डीलर के पास तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 40 रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जाए, बताने जैसी बात है क्या? आप बताओ मुझे, आप कहाँ रहते हो वहीं तो क्या बोलते हैं उसका वो कराओगे आप। Subject to the provision of 42, 43 and 60, every owner of a motor vehicle shall cause the vehicle to be registered by any registering authority in the state in whose jurisdiction वो रह रहा है या प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पर व्हीकल नॉर्मली रखी जाती है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 40 है। देन 41 रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। चलिए देखते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जाए। आपने कभी कराया होगा तो आपको आइडिया होगा, अदरवाइज देख लेते हैं। इसमें सब कुछ ऐसा पढ़ने ऐसा है नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, बाकी अदरवाइज आप नहीं भी पढ़ोगे तो इसको चलेगा, क्योंकि बहुत ही एकदम बेसिक जो एक स्टोरी फॉर्म में नहीं होता कि ऐसे 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 ऐसे। तो बोलता है कि एप्लीकेशन लगा दो पहले तो, ठीक है, जो ओनर है मोटर व्हीकल का एप्लीकेशन लगाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फीस वीस जो भी फॉर्म वॉर्म लग रहे होंगे वो भर देगा, ठीक है। देन प्रोवाइडेड दैट मोटर व्हीकल इज जॉइंटली ओन्ड, आप और आपके दोस्त ने क्या बोलते हैं ये रमेश और सुरेश, ठीक है, आपको ऐड आई गई होगी याद, रमेश और सुरेश, वो उसकी थी ऐड, ये क्या बोलते हैं चॉकलेट की, कौन सी, 5 स्टार। तो रमेश और सुरेश ने मिलके एक साथ गाड़ी ली, जॉइंटली ओन्ड बाय मोर पर्सन देन वन। तो रमेश और सुरेश एक से ज्यादा हैं, बिल्कुल। एप्लीकेशन किसके, दोनों जाके लगाएं? नहीं, इन्होंने बोला वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, एक दो चार लोगों ने मिलकर ली तो भी एक उनके बिहाफ में लगा देगा एज अ ओनर। बकवास। सबसेक्शन 2 एप्लीकेशन जो है फीस वीस दी जाएगी। तीसरा बात करता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ द ओनर इन सच फॉर्म एंड कंटेनिंग पर्टिकुलर्स इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। बहुत ही सिंपल स्टोरी। इन एडिशन टू द अदर पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाई करेगा। अब देखो आप अपना आरसी निकाल के देख लो, उसमें लिखा रहेगा कौन सा मोटर व्हीकल है, क्या है क्या नहीं, सब डिटेल लिखी होती है। आप अभी आप निकाल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, सब वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वो सब पर्टिकुलर्स में वो एंटर कर देते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, कौन सी गाड़ी क्या, वरना पता कैसे चले कि इसी गाड़ी का आरसी है या नहीं है ये। जब पुलिस वाला आपको रोकता है, आप लाइसेंस दिखाते हो, नाम फोटो देखता है नहीं देखता है, उसके बाद वो आरसी देखता है तो गाड़ी, गाड़ी का नंबर सब लिखा हुआ है, क्लियर कट पता चल जाएगा आपकी है नहीं है, नाम वाम सब आ जाएगा। रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल असाइन टू द व्हीकल फॉर डिस्प्ले डिस्टिंग्विश मार्क वगैरह वगैरह, बकवास यहाँ पर ये सब आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे कि जो नंबर होता है वो स्टेट के कुछ डिजिट होते हैं, हर चीज कुछ ना कुछ डिनोट करती है जो आपका गाड़ी का नंबर होता है, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जो भी स्टेट होगा एमपी हो जाएगा, यूपी की होगी तो यूपी लिखा होगा, है कि नहीं, वही सब यहाँ पर बात हो रही है। Then, certificate of registration issued under subsection 3, whether before or after commencement of this act in respect of a motor vehicle other than a transport vehicle,
shall be valid only for a period of 15 साल। अब ये है ना कोई इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ेंगे। बात करता है जो आपका सर्टिफिकेट, जो आरसी है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इशू हुआ, ऊपर हमने देखा, अभी हमने इशू किया, ये एक्ट आया चाहे नहीं आया, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मोटर व्हीकल, मतलब आपने इशू किया, ये एक्ट जब आया भी नहीं था या फिर आ भी गया था, क्या फर्क पड़ता है, अदर देन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की में क्योंकि थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है, तो इन्होंने बोला ऐसे केस में जब आपका आरसी इशू हुआ तो वो कब तक के लिए वैलिड रहेगा, तो उन्होंने बोला 15 साल के लिए वैलिड रहेगा ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच सर्टिफिकेट, और रिन्यूएबल है, आप उसको रिन्यू करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कहां से बना अपना एमसीक्यू, 15 साल। हाँ, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में 15 मत लगा के आना, ठीक है, ये 15 साल है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी भी चाहिए। सबसेक्शन 8, an application by or on behalf of the owner of a motor vehicle other than a transport vehicle for the renewal of certificate of registration shall be made, जो भी फॉर्म वॉर्म होगा, फीस वीस जो भी होगी दे के रिन्यूअल करा लेना। 9 बात करता है वही फीस वीस के बारे में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्या बोलते हैं ये, सेक्शन 56, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है मे ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर रेट रिन्यू कर देगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कितने समय के लिए, 5 साल के लिए, एंड इंटीमेट कर देगी फैक्ट ओरिजिनल रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो, जहां से जिसने इशू किया था वो नहीं है तो वो उसको बता देगी, अदरवाइज 5 साल की यहां पर बात की जा रही। तो अगेन आपका एक एमसीक्यू रिन्यूअल की बात हो रही है, ये जो 8 में लिखा हुआ है ना कि आप जो है ओनर ऑफ अ मोटर व्हीकल अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को आप रिन्यू करा रहे हो तो कितना, 5 साल, आप चाहो तो यही 15 के बाजू में लिख सकते हो +5, और ये कौन सा है, रिन्यूअल वाला है। क्लियर कट है, कितना सिंपल है। चलिए, तो आई होप यहां तक तो अभी तक क्लियर होगा आपको, इसको यहीं तक रखते हैं और इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो है 40 से 80 तक कुछ कुछ चीजें ही हैं, ज्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ना है क्योंकि मेनली जो है थोड़ा पीछे हमको ज्यादा पढ़ना है, जो हिट एंड रन वाले केस हैं, ड्रंक ड्राइव में क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां पर ज्यादा बातें होंगी, या ड्यूटी, ड्राइवर की ड्यूटी क्या है 132 34, और अगर आप बोलो तो मैं पहले वही पढ़ा देता हूँ कि मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, लाइन वाइज चले या पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख ले, फिर बचा कुछ सर आप बता देना जैसा आपको ठीक लगे, आप मुझे बता दो, उस हिसाब से मैं कर लूंगा, क्योंकि बीच में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन बनेंगे भी बहुत कम, पीछे से बहुत बने हुए हैं, हिट एंड रन केस से बने हुए हैं आपके क्वेश्चन, ड्यूटी टू ड्राइवर से बने हुए हैं, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, वहां पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट है,